ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्या? यहाँ तक तो हो गया था। ठीक है, हाँ, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टॉलरेंट टेस्ट देगा। ठीक बात है। तो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देता है, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये भी नहीं दे पाएगा। 1 पेंटाइन मतलब मैथप्रोब्यूटेन एसिडिक हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम, एसिड बेस रिएक्शन, तो जी ये भी दे देगा। टर्मिनल नॉन टर्मिनल नहीं देता है, एजी के साथ एजीआई का प्रेसिपिटेट बना देगा, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नहीं दे पाएगा। ईथर जो है, ईथर स्टेबल है तो वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ये हेमी एसिटल है, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या के भी दे देगा? बिल्कुल। इसी तरह से ये हेमी कीटल कीटल में चेंज हो जाएगा, तो ये रिएक्शन दे देगा। हाँ, ये एसिटल है, एसिटल नहीं दे पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एसिड बेस रिएक्शन होता है और ये ग्रुप बाहर निकल जाता है, राइट, अभी जैसा हमने देखा था। तो ये हो जाएगा इस तरह से, एल्डिहाइड एल्डिहाइड टेस्ट दे देता है, लेकिन इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है जिससे एसिड बेस रिएक्शन होके ये इसमें कन्वर्ट हो। लेकिन यहाँ पे है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, वो चेंज हो जाएगा, तो ये रिएक्शन दे देगा। अब बात आती है एसीटोफेनॉन की, इसको हम बोलते हैं एसीटोफेनॉन। तो ये कीटोन है, तो कीटोन नहीं देता है। यस, तो कितने लोगों ने दिया? कोई डाउट इसमें? चलिए, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, हाँ, इस वाले में कोई डाउट तो नहीं है, ये समझ आया था आपको? टेस्ट फॉर अमाइंस आपको समझ आया? ठीक है, ये मेथेनॉल है और ये इथेनॉल है, तो क्या इथेनॉल कन्वर्ट हो सकता है CH3 इस एल्डिहाइड में? और क्या इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो क्या ये NaOI के साथ रिएक्ट कर देगा, ये प्रोडक्ट दे देगा आइडोफॉर्म, और ये नहीं दे पाएगा? तो क्या हम आइडोफॉर्म टेस्ट से पता कर सकते हैं, क्या इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? वो देगा, ये नहीं दे पाएगा, ठीक है क्या? ये टॉलरेंस रिएजेंट ये AgCl के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा, लेकिन इसके साथ नहीं दे पाएगा। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द टॉलरेंट टेस्ट।
बोलिए। बिल्कुल कर सकते हैं। ये 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है, तो क्या हम एक तो आइसोसाइनाइड टेस्ट दे सकता है क्या? ये आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, ये नहीं दे पाएगा, राइट? जी सर। आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा। और किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको? क्या? हाँ, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग, हाँ वो सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक बात है। हाइजेनबर्ग, मस्टर्ड ऑयल। बिल्कुल मस्टर्ड ऑयल भी। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी देगा हाइजेनबर्ग रिएजेंट। ठीक है, पता कर सकते हैं। चलिए, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो कौन कीटोन नहीं देता है और कौन एल्डिहाइड दे देता है? तो क्या टॉलन टेस्ट ये दे पाएगा? नहीं, लेकिन ये दे देगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये नहीं देगा, ये दे देता है। और ये भी नहीं देता, ये दे देता है। और फैलिंग सॉल्यूशन में भी नहीं देता है और ये दे देता है। ठीक है, हाँ, ये है आपका PHCHO। तो फैलिंग सॉल्यूशन ये नहीं देता है, लेकिन एल्डिहाइड के साथ ये दे देता है। क्या NaOI या फिर NaOHI2 ये नहीं दे पाएगा, लेकिन 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टेस्ट दे देगा। ठीक है, चलिए अच्छा है। अब आपको बोला गया है, हाँ बोलो। तो फेलिंग सॉल्यूशन वाला समझ नहीं आया सर, फिनॉल वाला। फिनॉल वाला आपको कल पढ़ाया गया था ना कि फिनॉल जो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फैलिंग टेस्ट नहीं देते। ठीक है, आप एक बार चेक करिए, सिर्फ एक यही एक्सेप्शन है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी के वो सारे टेस्ट जो हैं वो भाई भाई से हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या ये भी एसिडिक होगा? क्या ये हाइड्रोजन भी एसिडिक होंगे? बिल्कुल होंगे। एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। हाँ, ये क्या है? बर्च रिडक्शन है। बर्च रिडक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? ट्रांस। ठीक है, ये बर्च रिडक्शन ये भी है, तो ये इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट देता है। कोई डाउट? चलिए, आपको याद होगा एंटी एरोमेटिक
क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, तो हाँ, ये इस तरह से भी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंटी एरोमेटिक से हाईली अनस्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, मेटल और ड्राई ईथर में एल्काइल हैलाइड क्या बनता है, इस तरह से एल्केन। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा अल्कोहल टेस्ट किस तरह से करते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव वाली केसेस में। ठीक है, तो जो जिस पाइप में वो ब्लो करते हैं उसमें K2Cr2O7 प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो रिएक्ट करता है, और अगर अल्कोहल के ट्रेसेस हैं आपकी ब्रेथ में तो दैट मीन्स वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, हाँ, हाँ, तो वैसे ये रिलेवेंट तो नहीं है, चलो फिर भी कर लेते हैं। ये क्या करता है कि ये यहाँ से एक H+ रिलीज करता है। H+ कहाँ जाएगा, यहाँ ये OH2+, जो कि एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तुरंत निकल जाएगा वाटर। वाटर निकला और आपका प्रोडक्ट बना इस तरह से। ये रीअरेंज कर सकता है, ये रीअरेंज करेगा, और इधर क्या है, वाटर यहाँ ऐसे अटैक करेगा OH, और ये क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, तो क्या करेगा, ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, हाँ, इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, क्योंकि ये इतना अच्छा, मतलब यहाँ ऐसे कोई रेजन, हाँ बोलिए। तो वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, वो तो होगा, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा ना अगर वहां पे OH जुड़ जाता है तो। ठीक है, जी। हाँ, अगर आप वहां OH जोड़ते हैं तो वो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, इट विल नॉट ऑक्सीडाइज, फर्दर ऑक्सीडाइज। तो सर हमें तो ये प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। हाँ, ये बहुत कम बनेगा, सही बात है, क्योंकि स्टेबिलिटी से नहीं, इधर से नहीं आ रहा है ना, मोर स्टेबल से नहीं आ रहा है, KCP जी। TCP वाला कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मोर स्टेबल से नहीं आ रहा है, लेकिन मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन जा रहा है ऐसे। चलिए ठीक है, KCP TCP बोल सकते हैं क्या, आई थिंक, चलो नहीं बोल सकते। हाँ, मतलब ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। हालांकि स्टेबल तो इसी को होना चाहिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और अगर यहाँ जुड़ता तो OH। खैर छोड़ो, वो बहस की बात नहीं है, बट हाँ, ये इस तरह से यहाँ पे अटैच होगा, लेस स्टेबल से प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, चलिए अब हम फिनॉल बनाना सीखते हैं कि फिनॉल हम किस तरह से बनाते हैं, और फिनॉल में ही बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है,
फिनॉल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नहीं, वैसे तो आपने कर रखा है, ये कर रखा है या नहीं, छोड़िए, नहीं, इसमें भी अच्छी कुछ क्वेश्चन इक्वेशन है, वो पढ़ लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, देखिए अगर आपका इस तरह से कोई कंपाउंड है N2+Cl, तो इसको अगर आप वाटर के साथ बॉईल करते हैं ना, तो N2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये Sn एडिशन एलिमिनेशन करके यहाँ फिनॉल बना लेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई सैलिसाइक्लिक एसिड है, सैलिसाइक्लिक एसिड मतलब OH COOH, तो इसको आप NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद CaO के साथ करेंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगी और CaO के साथ CaCO3 बना लेगा। क्या इसमें आपको कोई डाउट है? ये मैकेनिज्म आपने पढ़ रखा है, ठीक है। नहीं। ठीक है, ये अगर KOH है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेंजाइन फॉर्मेशन वाली बात याद आ रही है आपको, वो मैकेनिज्म Sn elimination then addition, राइट। तो ये बन जाएगा, बोलिए। ठीक है, डाउस प्रोसेस जिसको बोलते हैं। चलिए, अगला है इसको आप KOH के साथ हीट करिएगा तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होने से ये वाटर बाहर निकल जाएगा और बाद में हाँ हाँ, और बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है कि ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इतना अच्छा भी नहीं होता, मतलब हाँ, ये बैड बैड लिविंग ग्रुप होता है। ओके, या फिर मॉडरेट बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, मॉडरेट में क्या होगा कि ये एसिड हाइड्रोजन को लेगा और ये इधर से ऐसे बाहर निकल जाएगा, SO3 2- इस तरह से बाहर निकल जाएगा और ये बेंजाइन बन जाएगा, जिसपे OH- आके अटैक करेगा। और बाद में अगर हम पहले OH- और बाद में अगर H+ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिनॉल फिर से बन जाएगा। ठीक है, इसको मॉडरेट बोलते हैं। अगर बैड लिविंग ग्रुप होता तो E1CB से होता, अभी ये सिर्फ E2 मैकेनिज्म से हो गया है। ठीक है, तो वो एक्चुअली फॉर्म नहीं होगी ना सब बेंजीन और ऊपर सिर्फ 3 बॉन्ड नहीं बन सकते। हाँ, इसीलिए इसको हम बेंजाइन को हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। एग्जिस्ट करती है बट बहुत कम समय के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट बोला जाता है, ये हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए बेंजाइन कोई प्रोडक्ट नहीं होता आपका, इंटरमीडिएट होता है ऑलवेज। ठीक है क्या?
तो इसकी टेंडेंसी कम होगी बनने के लिए, इसलिए प्रोडक्ट भी कम होगा, मतलब प्रोडक्ट होने की पॉसिबिलिटी। हाँ मतलब मतलब ये बनेगा तो बेंजाइन, हाँ मतलब मुश्किल है उसका बनना क्योंकि हाईली अनस्टेबल हो जाता है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हाँ वो फिर भी बनता है। तो ये इंटरमीडिएट बनता है हमेशा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा तुरंत, या तो डाइमराइज हो जाएगा। मतलब एक और बेंजाइन अगर इस तरह से है तो क्या होगा कि वो या तो डाइमराइज हो जाएगा या फिर वो ठीक है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। चलिए, हाँ तुम्हारा डाउट क्या था? तो वो प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा ना, क्योंकि वो हाँ बेंजाइन में नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसको क्यूमीन बोलते हैं। आपको याद आया हो तो O2 H म्यू के साथ और फिर हाइड्रोलाइज कर देते हैं, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। तो वहां पे भी ये एक्सपेंसिव कंपाउंड बनता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगर आप PHMgBr2 को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर उस पर अगर आप वाटर डाल देते हैं तो ये क्या होगा, ये माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा PHO माइनस और MgBr प्लस। ठीक है, तो ये एक और PHMgBr, ठीक है, अगर ये कोवेलेंट इसको मान लेते हैं, हाँ ये यहाँ अटैक कर देगा तो इस तरह से, और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो इस तरह से आपका 2 PHOMgBr बन जाएंगे, जिस पे अगर आप वाटर डालते हैं या फिर जैसे भी है वाटर अगर आप डालते हैं तो ये बन जाएगा PHOH। ठीक है, तो फिनॉल बन गया ये आपका। ये रिएक्शन नहीं पढ़ी होगी आपने शायद। ठीक है, एक ये है PHMgBr। अगर बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये यहाँ अटैक करेगा और वाया SN2 मैकेनिज्म बाहर निकाल देगा किसको, अब ये बन जाएगा OMe। ठीक है, इस पे जब आप H2O2 से रिएक्शन करते हैं मतलब, तो क्या होगा, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये क्या हो जाएगा OMe और OOH माइनस और ये प्लस। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद ये, हाँ सॉरी, इस पे एक H प्लस भी होगा। इसके बाद क्या होगा कि ये H प्लस रिलीज कर देगा
अच्छा, इससे पहले इसको हाइड्रोलाइज भी कर दिया जाता है। मतलब हाइड्रोलाइज करने से, एक सेकंड, मतलब छोटा सा ही स्टेप है लेकिन उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, ये अगला स्टेप है। इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये OH और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद अगर आप एसिडिक हाइड्रोजन ये H2O2 से रिएक्ट करते हैं तो OH OH OOH, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस, OH प्लस, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसके बाद फिनाइल का माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड ज्यादा बेहतर होता है, तो वो बाहर निकल जाता है। किस तरह से? फिनॉक्साइड और बोरॉन पे OH और OH, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये अभी बाहर निकला OH माइनस, ये OH माइनस फिर यहाँ अटैक कर देगा, हाँ, ये यहाँ अटैक कर देगा, तो ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो अब निकल जाएगा PHO माइनस, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? BOH BOH, और ये क्या बन गया? फिनॉक्साइड, जिसको अगर आप वाटर डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉल, और H3BO3, मतलब ये O2 जैसा ही है। यहाँ पे देखिए, इसका बेहतर माइग्रेटरी एम्पलीट्यूड है, तो ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। मतलब बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जैसा ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, अगर आप इसको H प्लस के साथ हीट करेंगे, इसको अगर आप H प्लस के साथ हीट करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, गुड लीविंग ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। यहां से ये प्लस में निकलेगा, प्लस लेके निकला, मतलब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इधर माइनस, और ये इधर प्लस, और फिर क्या होगा? हाँ, फिर एक हाइड्रो, मतलब इसमें एक और ऐसे ही H प्लस और पड़े होंगे, तो ये H प्लस यहीं जुड़ जाएगा। तो जिस ग्रुप से, जिस जगह से आपका लीविंग ग्रुप लगा है, अगर वहीं पे आपका कोई मॉलिक्यूल आके जुड़ जाए तो उस तरह के सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इस वाली पोजीशन को हम बोलेंगे इप्सो। ये क्या है? ऑर्थो, ये क्या है? मेटा, और ये क्या है? पैरा, ठीक बात है।
हाँ, ऐसे ही अगर ये है, एक और है, इसको भी अगर आप H+ के साथ हीट करते हैं तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और आपका ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये H है, ये B है, सॉरी A है, ये B है। इसी तरह से ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन जैसा हो रहा है वैसा ही SiMe3 के साथ भी होगा। एसिड के साथ इसको डालेंगे तो इप्सो सब्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन के साथ SiMe3 भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ उसी तरह से अगर आप SO3H के साथ इसको एसिड में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा। ठीक है, डीसल्फोनेशन याद आ रहा है आपको? आयोडिनेशन और डीसल्फोनेशन, सल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस हैं फिनॉल की। ठीक है, वैसे तो आपने इसमें लगभग सारी कर ही ली हैं, बट चलिए फिर भी कुछ और नई रिएक्शंस भी कर लेते हैं इनके साथ। ठीक है, बाकी तो आपने लगभग कर ही ली हैं। कुछ रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखते हैं। इसमें पहली है आपकी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में ये बड़ी फेमस रिएक्शन है। फिनॉल को जब आप जिंक के साथ हीट करते हैं तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये H2 और निकेल के साथ इसको जब हीट करते हैं तो क्या होता है, ये सारे पाई बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। तो ये तो था रिडक्शन। ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में आपने पढ़ रखी हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिनॉल को जब K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा बेंजोक्विनॉन में। ठीक है, ऐसे ही
ये दोनों हैं तो दोनों ही इसी तरह का बना लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, इसके बाद एक और फेमस रिएक्शन है नाइट्रेशन, तो आपने कर ही रखा है। ठीक है, नाइट्रेशन तो आपको याद होगा ये OH है प्लस M है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मिक्स्ड एसिड के साथ ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये थोड़ा सा मेजर हो जाता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ, एक और बात, ये 36% मिलता है, ये 25% मिलता है, और बाकी के जो होते हैं वो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। देखा कितनी कम एफिशिएंसी है इस रिएक्शन की। तो वो दूसरा वाला पैरा है। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, हाँ, आपको अगर पिक्रिक एसिड बनाना हो, ठीक है, तो दो मेथड दिए जाएंगे, आपको बताना है कि उसमें से कौन सा मेथड बहुत अच्छा है। मेथड 1 है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ आप रिएक्ट कर दें, और मेथड 2 है आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रिएक्शन रखें और फिर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इसको हीट कर दें, या फिर मिक्स एसिड के साथ हीट कर दें। ठीक है, तो आपको बताना है इन दोनों मेथड में कौन सा बेटर होगा। चलिए, कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 बनाएगा, ऑर्थो पैरा है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग प्लस M है, तो क्या करेगा, ये ऑर्थो पे भी NO2 लगा देगा और पैरा पे भी लगा देगा, और चूंकि HNO3 एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा पैरा बेंजोक्विनोन में। ठीक है, इसको जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे
तो ये OH और ये SO3H और ये SO3H। और जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 करेंगे तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा, और डीसल्फोनेशन में हाँ, अब आप देख रहे होंगे कि ये -M है। अगर ये मॉलिक्यूल -M है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो पाना इसका मुश्किल हो पाएगा। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 होता, हाँ, तो ये ज्यादा, हाँ हम्म, हाँ, इस मेथड में तो इनमें से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, मेथड 1 और मेथड 2? मेथड 1। मेथड 1 में प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो इसमें कन्वर्ट करे, तो आपका सिर्फ यही प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो मेथड 2 इज बेटर because chances of oxidation is low because concentrated HNO3 is not present in second। ठीक है, method 2 is superior than method 1 because concentrated HNO3 is strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, which will oxidize phenol। ठीक है, हाँ, अभी ये तो नाइट्रेशन हुआ। वैसे ही एक और फेमस है हेलोजिनेशन ऑफ फेनॉल। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि फेनॉल के साथ अगर आप ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो ये OH काफी स्ट्रॉन्ग +M है, तो ये क्या करेगा कि सारे पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा देगा, ब्रोमीन, और इसका एक वाइड पीपीटी मिल जाता है। तो ये वाटर का मतलब फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। ठीक है, इसी तरह अगर Br2 के साथ हमने अभी यहाँ वाटर लिया था, इसकी जगह पे हम ले लें अगर CS2 और जो टेम्परेचर है आपका इज लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सिर्फ, हाँ, ये प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ऑल्दो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग +M है, लेकिन Br2 को के साथ अगर आप CS2 ले लेते हैं, अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपका सिर्फ एक ही ब्रोमीन अटैच हो पाता है। ठीक है, तो पैरा वाला क्यों मेजर है? क्योंकि ये ब्रोमीन काफी बल्की ग्रुप है, राइट, तो काफी बल्की है, तो बल्की ग्रुप रिपल्शन प्रोड्यूस करेगा, उसकी वजह से वो मेजर नहीं रह पाता है। ठीक है,
हैं। जी सर। और इसका रीजन क्यों है कि हम वाटर में जब लेते हैं तो ये बनता है, और जब वाटर की जगह CH2 ले लेते हैं तब ये नहीं बनता। इसका रीजन ये होता है कि वाटर में जो फिनॉल है आपका, हाँ, तो इसमें होता क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये जो फिनॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड में। क्या फिनॉक्साइड आयन ज्यादा +M है देन फिनॉल से? यस। तो ये मोर एक्टिवेटिंग हो जाता है, मोर एक्टिवेटेड। सो वो सारी जगह पे क्या लगा देता है? Br लगा देता है। लेकिन CH2 के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम, हाँ ठीक है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, तो वो इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग नहीं होता है। लेकिन अगर आप फिनॉल की जगह नाइट्रोजन ले आए, एनिलीन ले आए, ठीक है, एनिलीन ले आए, तो क्या एनिलीन का और +M होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये वाली रिएक्शन Br2CS2 के साथ भी, और टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तब भी ये वाला प्रोडक्ट दे देगी। ऐसा क्यों हुआ भला? क्योंकि NH2 और स्ट्रॉन्ग +M है। ठीक है, जी सर। चलिए ये फिनॉल है Br2H2O। हाँ, तो पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? ये CH3 डिसाइड करेगा या फिनॉल डिसाइड करेगा? OH डिसाइड करेगा, क्योंकि +M ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट ठीक है, ये इस तरह से दे देता है। कौन डिसाइड करेगा? फिनॉल। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब कोई खास लॉजिक तो है नहीं इनका।
एक ऑर्थो भी बनेगा। ये ऑर्थो भी बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या आप एक ये प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? ठीक है, आपको एक तो ये बनाना है। और ठीक है, ब्रेन टीजर्स हैं ये, आसान है, बट आपको बहुत सारी चीजें इसमें थोड़ी सी सोचनी पड़ जाएंगी। आसान है वैसे, आप जानते ही हैं। तो इससे बनाना है आपको ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन आपको मेटा पे लगाना है। तो देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक बहुत फेमस रिएक्शन है, इसमें क्या है कि ये इथेनॉल के साथ क्या होगा कि ये CH3CHH और ये OH है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, तो ये H माइनस यहां से रिलीज होगा, H माइनस रिलीज होगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COH। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं
कि इथेनॉल यहाँ ऐसे अटैक करे और इसको ऐसे बाहर निकाल दे, तो उससे आपका प्रोडक्ट बनता कुछ इस तरह से, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपके जो कंपाउंड बनते हैं वो ये बनते हैं, तो उसका मैकेनिज्म है ये। ठीक है। ठीक है। एक टेस्ट होता है, कुछ टेस्ट पढ़ते हैं, टेस्ट फॉर फिनॉल। लोग टेस्ट फॉर फिनॉल ही तो पढ़ते आ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस ऑफ फिनॉल हैं ये तो। कुछ आसान आसान से टेस्ट हैं कि हम फिनॉल को कैसे पहचानेंगे। टेस्ट फॉर फिनॉल, तो इसमें एक बड़ा फेमस है थैलिक डाई टेस्ट। तो इस थैलिक डाई टेस्ट में क्या होता है, ये थैलिक एसिड है, आपने बहुत बार देखा है। तो ये इस तरह से अटैक करता है, यहाँ से घूम के यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है। तो इस तरह से जब रिएक्शन होती है तो एट लास्ट क्या होता है कि इसमें से वाटर निकलता है। ठीक है, और वाटर जब निकलता है हाँ, तो ये बनता है। ठीक है, फिनेफ्थलीन बोलते हैं इसको। फिनेफ्थलीन याद आ रहा है, कलर जिसका पिंक होता था। और जब इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ये यहाँ से इस तरह से रिएक्ट करता हुआ आएगा और फाइनली इसको ओपन कर देगा। ठीक है, इसको जब ओपन करेगा तो ये क्या कंपाउंड हो जाएगा आपका, ये कुछ आपका कंपाउंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कलर पिंक, क्योंकि इसमें ये नेगेटिव चार्ज ये इस तरह से रेजोनेंस कर रहा होगा, और मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो जब ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है तो क्या होता है, जब कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होता है तो ये होमो और लूमो जो होते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है। अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बहुत अच्छे से होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उसी से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एनर्जी जब रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है तो वही एनर्जी आपको कलर के फॉर्म में दिखती है। तो पिंक जो कलर आता है वो इसकी वजह से आता है। ठीक है, आप अगर और एक्सिस में NaOH और डालते हैं तो एक्सिस में अगर
डालते हैं तो आपका जो कंपाउंड होता है वो बन जाता है कुछ इस तरह से, O माइनस और CO2 माइनस। और ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि इनके बीच में कलरलेस होने का मतलब है कि होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी ये होमो होता है और ये होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हाई होता है फॉर कलरलेस कंपाउंड्स। ठीक है, ये लूमो और होमो जो है ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये लेस होता है फॉर कलरफुल कंपाउंड। ठीक है क्या? आपको रीजन समझ आया है? ऊपर जाना है, हाँ। सर जब हम सेकेंड टाइम NOH डालते हैं सर, हाँ अच्छा, सेकेंड NaOH डालते हैं तो प्रोडक्ट हाँ तो प्रोडक्ट में डाउट, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये यहाँ पे OH आया, पहले से ये फिनॉल था। अब आपको समझ आ रहा है कि ये यहाँ पे ये वापस रीस्टोर हो गया O माइनस में। ठीक है, और अगला जो है क्या आपको समझ आया है क्या या फिर सॉल्व करना है? सर एक मिनट। हाँ तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव यहाँ आया, फिर ये यहाँ, और फिर ये इस तरह से। ठीक है, तो ये वापस रीस्टोर हो गया, ये यहाँ पे OH आ गया। फिनॉल क्या? फिनॉल लीव कर रहा है। फिनॉल लीव नहीं कर रहा है, फिनॉल रीस्टोर हो जा रहा है। ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट रहा है। ठीक है, एक सेकेंड फिर से समझ आया? ये यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटा, फिर वो पाई बॉन्ड यहाँ इस तरह से रेजोनेंस करेगा और ये फिर फाइनल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। आपको कलर समझ आया कि कलर किस वजह से आता है? ठीक है ठीक है ठीक है, तो आसान है। हाँ हाँ ये आज इतनी जल्दी बंद नहीं हुआ क्या? 40 मिनट नहीं हुए क्या अभी क्लास स्टार्ट हुए? हाँ
40 मिनट 40 मिनट तो हो गए ना, बट अभी भी स्क्रीन दिख रहा है। चलो अच्छा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं 1 to 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 to many में प्रॉब्लम है? आपने क्या मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि 1 to 1 में कोई टाइम लिमिट नहीं है, 1 to many में टाइम लिमिट है? तो 1 to 1 मतलब Like, मैं और आप ही हैं अभी। नहीं, क्या हुआ? सर शायद वो पार्टिसिपेंट पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जो भी है। सो सेवरल मिनट करके आता है कभी कभी, एक्सटेंड द मीटिंग फॉर सेवरल। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ चलिए। तो CO2 को भी अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, एक कंपाउंड बनता है जिसमें 72% ब्रोमीन होता है बाई वेट। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये जो कंपाउंड बनता है वो यही होता है, ये CO2 को भी रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप इसका टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे भी ब्रोमीन हट जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म अभी देखेंगे किस तरह से मैकेनिज्म काम करती है। वैसे ही NH2 है और ये SO3H है, ठीक है, ठीक है, मैकेनिज्म एक बार समझ लेते हैं। हाँ, तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले ये OH माइनस यहाँ से H प्लस लेता है, ये O माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, हाँ, और जब ये यहाँ पे इस तरह से आता है तो यहाँ नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव इस पे अटैक करेगा,
ठीक है। अब चूंकि ब्रोमीन में एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ऑक्सीजन ऐसे आएगा और यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है ये रिलेटिवली स्टेबल है और वो बाद में रेजोनेंस करके, नॉट टॉटोमराइज, बाद में रेजोनेंस करके इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो और खतरनाक है। तो फिर क्या होगा, बाद में पूरा फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, ये सारे के सारे को Br लगा देगा। मेन था आपको ये CO2 किस तरह से निकलता है वो समझ आना। क्या वो समझ आया आपको? ठीक है, हाँ। तो वो नेगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होगा, नहीं 3 डिग्री। नहीं, 3 डिग्री तो है, लेकिन ब्रोमीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। जी सर। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक तो वो इधर रेजोनेंस कर सकता है और ये ब्रोमीन का -I लगता है, तो ब्रोमीन उससे उसको स्टेबलाइज कर देता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस से। ठीक है, सर वैसे ही सर OH सेकेंड स्टेप में O जो है वो Br पे ऊपर से ही नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है। क्या क्या क्या? सर वो सेकेंड स्टेप में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जो ऊपर है, हाँ हाँ सर बेंजीन पे जो ऑक्सीजन है वो वाला, सर वो डायरेक्टली Br2 पे अटैक कर सकता है ना, हाँ हाँ, वो वहां से भी। ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं, आप कह रहे हैं CO2 निकालने के बाद? नहीं सर, सेकेंड स्टेप में। हाँ, सेकंड स्टेप में आप कह रहे हैं कि ये यहाँ से अटैक करे ऐसे? जी सर। नहीं, देखिए इसके साथ हमने क्या ब्रोमीन वाटर लिया है ना, तो वाटर क्या है आपका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑक्सीजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता जितना अच्छा कार्बन होता है, राइट? उसकी वजह से ऊपर वाला ऑक्सीजन अटैक नहीं कर पाएगा। जी सर। ठीक है, जी सर। ठीक है, हाँ। तो आपको ये समझ आया, तो आपको बाकी भी इसी तरह से सारी रिएक्शन होती हैं, तो बाकी अब कोई समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ कंपाउंड हैं जिसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है उसको आपको समझने का। तो ये कंपाउंड हैं और ये कलर हैं। ठीक है, ये कलर हैं आफ्टर रिएक्शन विद थैलिक एसिड। ठीक है, मतलब ये कुछ कलर देंगे। तो ये फिनॉल का तो आपको समझ आ गया, पिंक से कलरलेस हो जा रहा है, लेकिन कुछ फिनॉल डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे ये ऑर्थोक्रिसॉल है। ऑर्थोक्रिसॉल रेड कलर देता है। ठीक है, फिनॉल क्या देता था, पिंक, ये देता है रेड। मेटाक्रिसॉल देता है ब्लूइश पर्पल। ठीक है, पैराक्रिसॉल में कोई रिएक्शन नहीं होती। इसके बाद ये कैशोल होता है, ये ब्लू कलर का होता है।
ठीक है, हाँ, मतलब ये ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, इनको अगर वैसे ही पेन से लिखा जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। ये रेड है, अब ब्लूइश पर्पल कैसा होता है? पर्पल, ब्लूइश पर्पल, क्या यही है क्या? कुछ ज्यादा ब्लूइश हो गया है। ठीक है, ये ब्लू है या कुछ और है ये? मेरी कलर की नॉलेज बिल्कुल जीरो है। क्या बोलते हैं उसको? तो शायद एक्वा हाँ, एक्वा एक्वा, एक्वा ग्रीन, एक्वा ब्लू। हाँ सही बात है, वैसा ही होगा। चलिए, तो वो पैरा वाले में कलरलेस, तो वही होमो लोगों के बीच में नहीं नहीं डिफरेंस नहीं हुआ। नहीं नहीं, देखिए हमने क्या कहा था कि हम पैरा से रिएक्शन करवा रहे थे, राइट? पैरा वाले हाइड्रोजन वाटर निकाल रहे थे। जी ठीक है, सर। लेकिन हमने यहाँ पे पैरा पे ही मॉलिक्यूल लगा दिया CH3, तो वहां तो अब हाइड्रोजन ही नहीं बचा ना, तो जी इसीलिए सर। कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक बात है, जी सर। बात समझ आई? हाँ सर। चलिए, तो फिनाप्थलीन डाई टेस्ट है फिनॉल के लिए और इट्स डेरिवेटिव के लिए। चलिए लिखते हैं इस बात को। थैलिक, थैलिक टेस्ट ही था जो। Thallic dye test is a test for phenol and its derivatives। ठीक है, पैराक्रिसॉल will not undergo Thallic dye test because of absence of hydrogen at para position। ठीक है, हम वाटर निकाल रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूल को जोड़ के आप कुछ निकाल रहे हैं तो उसको हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं, और वाटर निकाल रहे हैं तो उसको हम डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ phenolphthalein is a dehydration reaction, क्योंकि हम वाटर निकाल रहे हैं
और कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब समझते हैं आप, कंडेंस कर रहे हैं, दो से आप एक बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक FeCl3 का टेस्ट होता है इनॉल के लिए, ठीक है। FeCl3, this is a test for इनॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका फिनॉल है, तो क्या ये ईन है और क्या ये ऑल है? तो अगर ये ईन है और ऑल है तो ये इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये भी इनॉल है तो ये टेस्ट दे देगा, लेकिन ये सिर्फ अल्कोहल है तो FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्कोहल और फिनॉल को वाया FeCl3? Alcohol and phenol slash enol by FeCl3? बिल्कुल, बोलो। ये वाले में प्रोडक्ट के बने, क्या क्या? बी वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं क्या? ये ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ClCl बाहर निकालने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आज के लिए बंद करते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स टाइप का टेस्ट है, आपको बताना है कि कौन कौन से टेस्ट देगा। ये है ए, ये है बी, ये है सी, डी और ये है ई, ठीक है। आपको बताना है टॉलरेंस रिएजेंट देगा, FeCl3 देगा,
हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, NaHCO3 देगा, ठीक है। हाँ, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हाँ, तो इसको आप किस किस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो किया जा सकता है, आसान है। ठीक है, तो फिर हम, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, उसके बाद हम आगे करेंगे। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि फिजिकल की क्लास नीता के आने के बाद ही स्टार्ट करें क्या? वो 8 से मेरे बोर्ड के प्रैक्टिकल शुरू होंगे, तो मैं वो बाद में क्लासेस। अच्छा, कर नहीं पाएंगी? हाँ अच्छा क्योंकि वो इवनिंग में ही है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बट आज तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बट कल से पक्का कर लेते हैं क्लास, जी, ठीक है? फिर सुबह भी इन दिनों से स्कूल नहीं है, तो आप तभी भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये टाइम ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, तो उसकी वजह से जी कोई दिक्कत नहीं है, कल से कर लेंगे। सुबह का जी, थोड़ा सा, हाँ, चलिए, ठीक है, कल से पक्का। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बाय। फॉर लिसनिंग, बाय।